हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज, आपके अपने YouTube चैनल द सेलेक्ट पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इतिहास जीएस पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते हम लोग आ गए थे राजपूत काल तक। पिछली वीडियो अपलोड हो चुकी है, आपको मिल भी गई होगी। चैनल पर जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो पिछली वीडियो देखिए, तब जाके ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम लोग राजपूत काल में पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हो मानी गई है। 3 सिद्धांत बताए थे डॉक्टर गौरी शंकर ओझा का और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई का। इसके अलावा एक विदेशी मत कर्नल जेम्स टाड का। तो वो चीज़ें उसके साथ साथ हमने फिर अग्निकुंड सिद्धांत लिया था। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार आपको बताया गया था कि चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार, इन 4 राजवंशों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। फिर इसी में हमने इन 4 के, इसके अलावा आपको चंदेलों के विषय में हमने बताया था कि चंदेलों को पढ़ना है, पालों को पढ़ना है, राष्ट्रकूटों को पढ़ना है। तो इन 4 जिनकी उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है, इनके अलावा जिनके अभी हमने नाम लिए, इनके विषय में ये कहा गया था कि ये इन्हीं 4 जो अग्निकुंड सिद्धांत से उत्पन्न राजपूत थे, उन्हीं के ये सब वंशज बताए गए थे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट किए थे गुर्जर प्रतिहार वंश। राजपूत काल में आप सब हेडिंग लगा लीजिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश। कुछ बाकी रह गया था, उसी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश और उसके बाद हमको पढ़ना है पाल वंश। पाल वंश के बाद पढ़ना है राष्ट्रकूट। ऐसा क्यों पढ़ना था, मैंने इसलिए बता दिया था क्योंकि पालों, राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के बीच 200 वर्षों तक लगभग चलने वाला त्रिगुट संघर्ष हुआ था और त्रिगुट संघर्ष के विषय हमने डिटेल से बता दिया था। त्रिगुट संघर्ष से सवाल खूब पूछे गए हैं, हर एग्जाम में पूछे गए, बड़े बड़े एग्जामों में, छोटे एग्जामों में पूछे भी गए हैं। तो त्रिगुट संघर्ष हमने डिटेल में बता दिया था। अब हम त्रिगुट संघर्ष से आगे बढ़ते हैं। त्रिगुट संघर्ष से आगे गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास आपको पता ही है कि जो गुर्जर प्रतिहारों का शासक वत्सराज था, इसी के समय में कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने को लेकर त्रिगुट संघर्ष हुआ था। यहाँ तक चीजें हो गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वंश का जो अगला शासक हुआ, प्रसिद्ध शासक, देखिए राजपूत काल का इतिहास, छोटे छोटे शासक बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन हम आपको वही बताएंगे, उसी शासकों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्योंकि वैसे भी मैंने पहले बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री हमने खूब डिटेल में पढ़ाई, वहां से सवाल खूब डिटेल में पूछे जाते हैं। उसके बाद अब सवाल पूछे जाएंगे मुस्लिम काल से, तो मुस्लिम काल भी आएंगे तो हम डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ राजपूत काल एक साथ आपको 8-10 राजवंश पढ़ना है। तो उनमें से जो प्रसिद्ध शासक हैं, जो फेमस हैं, जिनके कार्य या जिनके युद्ध या जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाती है, उनको हम बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगला शासक जो है नागभट्ट द्वितीय। तो देखिए, नागभट्ट द्वितीय से पहले मैंने तो आपको बता दिया था, यदि आपसे पूछा जाए कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी, तो आप कन्नौज ही बताइएगा। लेकिन कन्नौज से पहले इनकी राजधानी उज्जैन मानी जाती थी। तो नागभट्ट द्वितीय ही वह शासक था जिसने अपनी राजधानी उज्जैन से स्थानांतरित कर ली थी। कहां के लिए? कन्नौज के लिए। ये एग्जाम में आपके लिए सवाल कई बार पूछा गया है कि उस प्रतिहार वंश के शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल में या जिसने अपनी राजधानी उज्जैन से कन्नौज को स्थानांतरित किया। अब अगला जो शासक पढ़ना है आपको, वो है मिहिर भोज। मिहिर भोज बहुत प्रसिद्ध शासक है गुर्जर प्रतिहारों का। तो अगला आपको जानकारी जो रखनी है वो रखनी है मिहिर भोज। मिहिर भोज वह शासक था जिसने आदि बराह की उपाधि धारण किया था। तो आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि आदि बराह की उपाधि धारण करने वाला। आप जानते हैं कि मौर्योत्तर काल के पश्चात जब गुप्त काल आता है, तो गुप्त काल से ही उपाधियां धारण करने का एक चलन जैसा होता है।
आप देखे थे चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के जितने भी शासक हुए लगभग चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर विष्णुगुप्त, लगभग हर शासकों ने उपाधियां धारण किया। यही चीजें आपने गुप्तोत्तर काल में देखी, यही चीजें आपको राजपूत काल में भी मिलेगी। देखिए राजपूत काल हो या उसके पहले का काल हो, ये उपाधियां धारण करने के पीछे कुछ न कुछ आशय था, क्योंकि इन्हें अपने आप को ये दिखाना था। जैसे इन्होंने उदाहरण के लिए, जैसे इसने मिहिर भोज ने उपाधि धारण किया आदि वराह। आदि वराह की उपाधि, आदि वराह किसे कहा जाता है? आदि वराह कहा जाता है भगवान विष्णु को। और भगवान विष्णु का संबंध किस धर्म से माना जाता है? ब्राह्मण धर्म से। हमने शुरुआत में जब गुर्जर प्रतिहार पढ़ाना स्टार्ट किया था, पिछली वीडियो में आप लोग देखिएगा, तभी मैंने कहा था कि जितने भी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे सब के सब ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। और ब्राह्मण धर्म में विष्णु की पूजा की जाती है, और विष्णु के ही एक अन्य नाम आदि वराह। तो इस आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है? मिहिर भोज। आगे चलते हैं। देखिए गुर्जर प्रतिहारों का जो अंतिम शासक था, गुर्जर प्रतिहारों का जो अंतिम शासक था उसका नाम था यशपाल। तो दोस्तों आपको कितने शासकों के नाम अब याद रखने हैं, एक बार मैं फिर से समराइज करता हूं। देखिए इस वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के पश्चात आपने पढ़ा वत्सराज को दूसरा, तीसरा शासक नागभट्ट द्वितीय, चौथा शासक मिहिर भोज और अंतिम शासक यशपाल। आप इतने शासकों के नाम याद रखिए। और सबसे बड़ी घटना जो है वो ये है कि त्रिगुट संघर्ष। इतनी चीजें आप याद रखेंगे तो किसी भी एग्जाम में आसानी से गुर्जर प्रतिहार वंश से आए हुए सवाल को आप कर पाएंगे। तो चलिए अब गुर्जर प्रतिहार वंश यहीं से समाप्त करते हैं। हम अगला वंश लेते हैं जो त्रिगुट संघर्ष में शामिल था, उसका नाम है पाल वंश। तो चलिए हम इसको साफ करते हैं और अगली हेडिंग लगाते हैं पाल वंश। अगला शासक था पाल वंश। अगला वंश जो हमको पढ़ना है पाल वंश। देखिए हुआ क्या, आपको याद होगा जब मैं हर्षवर्धन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि हर्षवर्धन ने गौरवंशी शासक शशांक को पराजित करके बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया। 647 ईस्वी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के पश्चात जो भी सत्ता बंगाल में स्थापित हुई वो किसकी सत्ता थी? पालों की। पालों के पश्चात सेन वंश, हम आगे आएंगे तो पढ़ाएंगे सेन वंश। अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। तो जब मोहम्मद गोरी के सेनापति इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट किया था, जब उसका आक्रमण होता है तब जाकर सेन वंश की सत्ता समाप्त होती है। तो चलिए हम पाल वंश की चर्चा करते हैं। तो पाल वंश के विषय में आप सीधा ये जानिए कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात बंगाल में राजनैतिक उथल पुथल के बीच वहां की आम जनता ने, बंगाल की आम जनता ने एक व्यक्ति जिसका नाम था गोपाल, उसको बंगाल की सत्ता सौंप दी। और इसीलिए यह माना जाता है कि पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गोपाल था। तो इसके आगे हम नोट लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा। लेकिन पालों का जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ था, सबसे प्रसिद्ध शासक, उसका नाम था धर्मपाल। उसका क्या नाम था? धर्मपाल। यही धर्मपाल ही था जिसके शासनकाल में त्रिगुट संघर्ष प्रारंभ हुआ था। या यूं कहें कि जब त्रिगुट संघर्ष प्रारंभ हुआ था तो उस समय पालों का शासक धर्मपाल था। धर्मपाल इसके अलावा कई उपाधियां भी धारण किया था, जैसे परम भट्ट कारक, परम भट्ट कारक, इसके अलावा परम सौगात, ये उपाधियां थी। किसकी उपाधियां थी? धर्मपाल की ये उपाधियां थी। इसके साथ साथ धर्मपाल इसलिए भी भारतीय इतिहास में फेमस है क्योंकि उसने बिहार के भागलपुर जिले में, आपको पता होगा हम क्वेश्चन सॉल्व कराते समय पिछली वीडियो में इसको बताया है कि बिहार के भागलपुर में
में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने वाला शासक कौन माना जाता है? धर्मपाल माना जाता है। इसके अलावा सोमपुर महाविहार, सोमपुर महाविहार की स्थापना करवाने वाला जो शासक था उसको, वह भी कौन था? यही धर्मपाल ही था। ये दोस्तों आपको पता होगा कि 2013 के टीजीटी में का एग्जाम जब 2015 में हुआ था तो उसमें ये पूछा गया था कि सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने करवाई थी? तो सोमपुर महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये महाविहार क्या है? मैंने आपको ये बताया था कि जब बौद्ध धर्म पढ़ाते समय कि देखिए बौद्ध धर्म के जो भिक्षु या भिक्षुणी हैं वो वर्ष भर ऐसा करते हैं कि घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, और इस धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान जब वर्षा काल आता है तो वो 4 महीने एक स्थान पर निवास करते हुए वर्षा काल मनाते हैं, या यूं कहें अवकाश मनाते हैं। तो जिस महल में, जिस मकान में, जिस घर में वो रुकते हैं उसी को महाविहार कहा जाता है। तो इसका आशय ये हुआ कि सोमपुर महाविहार की स्थापना जो सोमपुर में था उसकी स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने करवाई थी। चलिए हम अगले शासक की बात करते हैं। अगला शासक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो शासक है उसका नाम है महिपाल। अगला जो प्रसिद्ध शासक था उसका नाम लिखिएगा महिपाल। और महिपाल के विषय में आपको क्या जानना है हम आपको बताते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए महिपाल। देखिए हुआ ये था कि संस्थापक तो मैंने बता दिया था गोपाल था, गोपाल के पश्चात आपने देखा धर्मपाल, इस तरीके से कई शासक हुए। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि पालों का इतिहास अंधकारमय हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण पालों की सत्ताएं कमजोर होती हैं बंगाल में, लेकिन बहुत दिनों तक ऐसा नहीं रहता है, उनकी सत्ताएं कमजोर नहीं रहती। फिर एक शासक उनका महिपाल होता है और महिपाल पालों की खोई हुई शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। पालों की खोई हुई शक्ति को, पालों की खोई हुई शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। तो इसीलिए आपको पता है कि चूंकि इसने पालों की खोई हुई शक्ति को पुनर्स्थापित करता है, इसलिए महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। आप एग्जाम में यदि सवाल पूछा जाएगा तो सवाल पहले आप ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछा गया है? संस्थापक पूछा गया है या द्वितीय संस्थापक। यदि आपसे पालों का संस्थापक पूछा जाएगा तो आपको गोपाल बताना पड़ेगा, और यदि आपको द्वितीय संस्थापक पूछा जाए तो आप महिपाल को बताइएगा। तो महिपाल को द्वितीय संस्थापक इसीलिए कहा जाता है कि पालों की खोई हुई शक्ति को, पालों की कमजोर हुई सत्ता को पुनर्स्थापित करने वाला जो शासक था वो कौन था? महिपाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और शासक हुआ पालों का जिसका नाम था देवपाल। देवपाल के विषय में जानकारी ये आपको याद रखनी है कि उस समय जावा, आप जानते होंगे इधर बंगाल की खाड़ी, अगर हम इधर मैप बना के आपको थोड़ा सा दिखाएं तो इस साइड जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, ये सारे छोटे छोटे देश हैं। तो इन देशों में एक देश था जावा। तो जावा के उन दिनों शैलेंद्र वंशी शासक थे। तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक को 5 गांव, पहले नाम लिख देते हैं, जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक को बौद्ध विहार बनवाने के लिए, बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में देने वाला शासक कौन था? देवपाल था। तो इसका मतलब ये है कि 2 3 चीजें कि जिस समय पालों के शासक देवपाल था
उस समय जावा का शासक कौन था? शैलेंद्र वंशी शासक था। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वह कौन सा शासक था जिसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक के अनुरोध पर बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव अपने साम्राज्य में दान में दे दिया था, वो कौन सा शासक था? देवपाल था। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। पालों का जो अगला शासक हुआ उसका नाम था रामपाल। पालों का अगला जो शासक हुआ उसका नाम था रामपाल। रामपाल के ही दरबार में एक बड़े प्रसिद्ध कवि रहते थे, विद्वान थे, जिनका नाम था संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी। तो संध्याकर नंदी ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था रामपाल चरित। यह पुस्तक थी, किसकी पुस्तक है ये पुस्तक है संध्याकर नंदी ने। रामपाल चरित या इसी पुस्तक को रामचरित भी कह दिया जाता है। तो चलिए एक चीज आपको बताएं हम, देखिए कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया गया, देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि रामचरित के लेखक कौन थे? रामचरित के लेखक कौन थे? अब देखना यह है कि विकल्प में क्या है। अब मैं विकल्प भी आपको देता हूं। देखिए जैसे ए विकल्प हो गया, मान लेते हैं हम दे देते हैं तुलसीदास। बी विकल्प हम आपको देते हैं वाल्मीकि। और सी विकल्प देते हैं संध्याकर नंदी। और डी विकल्प हम आपको देते हैं इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सवाल तो अब आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जो संध्याकर नंदी के द्वारा लिखित पुस्तक रामपाल चरित या रामचरित है, उस पुस्तक का लेखक पूछा गया। तो चूंकि यहाँ पे रामचरित लिखा है, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट या ज्यादातर लोग ये क्या सोचते हैं कि रामचरित मानस नामक पुस्तक का, तो वो टिक लगा देते हैं तुलसीदास। नहीं, आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर रामचरित मानस नहीं पूछा गया, बल्कि रामचरित नामक पुस्तक के, तो इसलिए सही आंसर संध्याकर नंदी होगा। और यही संध्याकर नंदी जो पालवंशी शासक धर्मपाल के दरबार में रहता था, उसने पाल वंश के शासक रामपाल के दरबार में रहता था, तो रामपाल के जीवन चरित्र का वर्णन किया है उसने, किस नाम से? रामपाल चरित या रामचरित के नाम से किया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि पालों का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों पालों का अंतिम जो शासक था उसका नाम था गोविंद पाल। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए कि पालों का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? गोविंद पाल। अंतिम शासक गोविंद पाल। अब गोविंद पाल की मृत्यु के पश्चात अब जो बंगाल में नई सत्ता स्थापित होती है, वो सत्ता होती है सेन वंश की। सेन वंश की। अब सेन वंश के विषय में हम आगे पढ़ाएंगे, जब हम आपको मोहम्मद गोरी का आक्रमण पढ़ाने स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम इसको बताएंगे। तो अंतिम शासक आप याद कर लीजिए गोविंद पाल, और उसकी मृत्यु के पश्चात जो बंगाल में नई सत्ता स्थापित हुई थी है, वो सेन वंश की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब एक चीज और जानिएगा। देखिए बौद्ध धर्म आप कब से पढ़ते चले आ रहे हैं, बार बार वहां से सवाल रिपीट हो रहा है। और हमारे जब देश में राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी, तो वहां पर चीजें थी कि धर्म किसी भी राज्य के द्वारा या किसी भी शासक के द्वारा किस धर्म को प्रश्रय दिया जाता है, या किस धर्म को बढ़ाने के लिए, उसकी उन्नति के लिए प्रयास किया जाता है। तो अगर हम इसमें बौद्ध धर्म की बात करें तो राजपूत काल में एकमात्र वंश पाल वंश था। राजपूत काल में एकमात्र वंश पाल वंश था, जिसके सभी के सभी लगभग शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये सवाल ऐसे भी पूछा गया है कि
पूछा गया है कि बौद्ध धर्म को मान्यता देने वाला अंतिम वंश कौन माना जाता है, तो वह राजपूत काल का पाल वंश है, जो बौद्ध धर्म के इन्हें चाहे अंतिम मान्यता देने वाले मान लीजिए या अंतिम अनुयायी मान लीजिए। इसके बाद आपको पता है कि भारत में राजपूतों के पतन के पश्चात तुर्की सत्ताएं स्थापित होती हैं और तुर्की सत्ता स्थापित होने के पश्चात मुगलों के पश्चात फिर अंग्रेजों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फिर ऐसा कोई भी राजवंश नहीं हो पाया जिसने फिर से बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया हो। तो ये बात आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इस तरीके से भी याद हो सकती है क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार की स्थापना करवाई थी। यह बात आप याद रखेंगे तो यह वंश भी आपको याद रहेगा कि भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म को मान्यता देने वाला या बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए काम करने वाला या बौद्ध धर्म को प्रश्रय देने वाला जो अंतिम वंश था वो कौन है? पाल वंश है। ठीक, तो पाल वंश का इतिहास अब यहीं से समाप्त होता है। जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी हम आपको बता दिए। अब त्रिगुट संघर्ष में शामिल हम तीसरे वंश की बात करते हैं दोस्तों, और आप लोग सब हेडिंग लगा लीजिए। अब राष्ट्रकूट वंश लगाइए हेडिंग सब लोग, राष्ट्रकूट वंश। मैंने आपको बताया था जब त्रिगुट संघर्ष पढ़ाते समय कि त्रिगुट संघर्ष में जो राष्ट्रकूट शामिल थे इनकी सत्ता दक्षिण भारत में थी। दक्षिण भारत का वह इलाका जो बरार, बीदर या एलिचपुर, इनके नामों से आज भी बीदर जिले हैं तो इनके नाम से जाने जाते थे। और मैंने ये भी बताया था कि राष्ट्रकूट एक ऐसा राजवंश था, भारतीय इतिहास का एकमात्र राजवंश था जो दक्षिण से जाकर उत्तर की राजनीति में हस्तक्षेप करता है। इसके अलावा पूरा भारतीय इतिहास पढ़ डालिए, कहीं पर भी ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रकूट जो वंश था ये इनकी सत्ता स्थापित हुई थी जो बादामी के चालुक्य थे। बादामी के चालुक्य, तो बादामी के चालुक्यों को पराजित कर राष्ट्रकूटों ने अपनी सत्ताएं स्थापित किया था। अब इनकी जो संस्थापक थे, राष्ट्रकूटों का जो संस्थापक था उसका नाम था दंतिदुर्ग। यदि हम अपनी बात को फिर से रिपीट करें तो हम यूं कह सकते हैं कि बादामी के चालुक्यों की सत्ता को समाप्त कर दंतिदुर्ग नामक एक व्यक्ति ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। अब इनकी हम राजधानी की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो थी मान्यखेत। उनकी राजधानी जो थी वो थी मान्यखेत। अब देखिए, इन्हीं वंश का एक जो अगला प्रसिद्ध शासक होता है उसका नाम है ध्रुव प्रथम। अब हमको यह नाम बार बार रिपीट करवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह नाम पिछली वीडियो में कई बार डिटेल में हमने आपको बताया। तो यही ध्रुव प्रथम था जिसके शासनकाल में त्रिगुट संघर्ष प्रारंभ हुआ था। अलग अलग तीनों वंशों के शासक, मैं बार बार कह रहा हूँ, नाम याद रखिए। वत्सराज था गुर्जर प्रतिहारों का, धर्मपाल था पालों का, और ध्रुव कौन था? ये था राष्ट्रकूटों का। तो ये जो ध्रुव शासक था राष्ट्रकूटों का, इसी के समय में त्रिगुट संघर्ष प्रारंभ होता है। और मैंने ये भी बताया था कि चाहे आप वंश की बात कर लीजिए या तो शासक की बात कर लीजिए, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जाकर राजनैतिक हस्तक्षेप करने वाला शासक, राजनैतिक हस्तक्षेप करने वाला शासक ध्रुव था। ठीक है, चलिए, ये था ध्रुव के विषय में।
इसके अलावा इसी वंश का एक और प्रसिद्ध शासक हुआ था जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। संस्थापक दंतदुर्ग था, राजधानी राष्ट्रकूटों की मान्यखेत थी। ध्रुव प्रथम इस वंश का वो शासक था जिसने त्रिगुट संघर्ष में हिस्सा लिया सबसे पहले, और यही एकमात्र वंश है, यह ध्रुव प्रथम ही ऐसा शासक था जो दक्षिण भारत से जाकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करता है। चलिए अगले शासक की हम बात करते हैं। देखिए इस वंश का जो अगला प्रसिद्ध शासक हुआ उसका नाम था कृष्ण प्रथम। तो चलिए बात करते हैं हम कृष्ण प्रथम की। कृष्ण प्रथम, आपको पता है कि मंदिरों से भी सवाल एग्जाम में खूब आते हैं। मैंने आपसे एक दिन कहा भी था कि सिक्कों और मंदिरों का हम एक अलग टॉपिक ही बनाएंगे, लेकिन हाँ वंश पढ़ाते समय जहाँ जहाँ भी इनकी चर्चाएं आती हैं हम उनके आपको बताते हुए चलेंगे। तो कृष्ण प्रथम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि आप बहुत प्रसिद्ध मंदिर है एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर, तो एलोरा के इस कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। इस चैप्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, आप याद कर लीजिएगा कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। तो इसके अलावा देखिए जो राष्ट्रकूट वंश है, इन राष्ट्रकूट वंश मैंने कहा था कि बताया भी कि ये दक्षिण भारत के थे, तो इनकी भाषा जो थी वो कन्नड़ भाषा थी। ये भी याद रखिएगा कि वह कौन से राजवंश थे जिनकी राजभाषा या जिन्होंने अपने राज्य में मान्यता दी थी जिस भाषा को, वो कौन थी? कन्नड़ भाषा। आगे बढ़िएगा। इसके पश्चात इस वंश का एक शासक हुआ बड़ा प्रसिद्ध अमोघ वर्ष, और अमोघ वर्ष की चर्चा उन दिनों दुनिया के, ये सवाल पूछा गया, दुनिया के 4 प्रसिद्ध शासकों में होती थी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अमोघ वर्ष सिर्फ अपने राज्य का शासक नहीं था, बल्कि आज एक जैसे आप सुनते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता, तो उन दिनों की राजनीति में अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का एक ऐसा शासक था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता माना जाता था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शासक माना जाता था। इसीलिए उस समय के दुनिया के 4 प्रसिद्ध शासकों में एक नाम अमोघ वर्ष का भी आता है। इसके अलावा अमोघ वर्ष एक विद्वान शासक था। इसने कन्नड़ भाषा में कई कविताएं भी लिखी, कन्नड़ भाषा में कई कविताएं भी लिखी। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है राष्ट्रकूट वंश से। संस्थापक दंतिदुर्ग था, राजधानी मान्यखेत थी। आज की स्थिति की बात करें तो बरार और बीदर के जो जिले हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे इनकी सत्ताएं थी। इसके अलावा इस वंश का शासक जो प्रसिद्ध हुआ वो ध्रुव था, जो त्रिगुट संघर्ष में शामिल होता है, फिर दक्षिण से आकर उत्तर की राजनीति में हस्तक्षेप करता है। कृष्ण प्रथम जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, ये आपको अधिक याद करने की आवश्यकता है। एकदम से रट डालिए, पढ़ डालिए कि कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का ही शासक था। इसके अलावा राष्ट्रकूटों के यहाँ कन्नड़ भाषा प्रचलन में थी, इनकी राजभाषा कन्नड़ थी, या यूं कह लीजिए कि कन्नड़ भाषा को मान्यता प्रदान करने वाला वंश कौन था? राष्ट्रकूट। इसके अलावा अमोघ वर्ष को याद रखिए, अमोघ वर्ष एक विद्वान शासक था, कन्नड़ भाषा में कविताएं लिखी, और इसके साथ साथ इसकी चर्चा उन दिनों के इसके समकालीन दुनिया के 4 शासकों में इसकी गणना होती है। तो यहाँ से आपका राष्ट्रकूट वंश समाप्त होता है। तो वो 3 वंश हम लोगों ने पढ़ लिए, समझ लिए, देख लिए कि किस तरीके से सवाल आते हैं, कहाँ किस स्तर के सवाल आते हैं। तो वो वंश हो गया आपका गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट, और ये तीनों का संबंध त्रिगुट संघर्ष से है। चलिए अब त्रिगुट संघर्ष से हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला वंश हेडिंग लगा लीजिए आप सभी लोग, परमार वंश। परमार वंश के जो शासक थे या परमार वंश के जो राजपूत थे, इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। तो आप अगली हेडिंग लगा लीजिएगा, परमार वंश।
देखिए, परमार वंश की अगर हम आधुनिक सत्ता की बात करें तो आधुनिक जो हमारे बगल में का प्रदेश मध्य प्रदेश है, इसी मध्य प्रदेश में ही परमारों की सत्ता थी। तो अब हम बात कर लेते हैं परमार वंश का जो संस्थापक कौन था। तो परमार वंश का जो संस्थापक माना जाता है उसको कहते हैं उपेंद्र। उपेंद्र इस वंश का संस्थापक था। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि परमारों की राजधानी क्या थी, तो देखिए, राजधानी दो नाम से पूछा जा सकता है, या दो नाम विकल्प में मिल सकते हैं, या जो आप पढ़े हो वो न मिले, या जो हमने बताया वो न मिले, तो आप दोनों याद रखिए। देखिए, पहले इनकी राजधानी थी धारवाड़, फिर वही धारवाड़ फिर प्रसिद्ध बदल गई किसमें, फिर उसका नाम हो गया धारा नगरी। तो इनकी दोनों नाम याद रख लीजिएगा, पहला धारवाड़ और दूसरी धारा नगरी, ये चीज़ें। आगे चलते हैं। देखिए, इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ, प्रसिद्ध शासक, उसका नाम है राजा भोज। आप एक फिल्मी सॉन्ग भी सुने होंगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली, तो वही राजा भोज की चर्चा यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय इतिहास में दो ऐसे शासक हुए हैं। एक, जब मैं आपको सातवाहन वंश पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था राजा हाल, और दूसरा जब आप राजपूत काल पढ़ रहे हैं तो दूसरे का नाम आ रहा है राजा भोज। ये जो दो ऐसे शासक हैं, ये भारतीय इतिहास में अपनी वीरता के लिए नहीं जाने जाते, अपने प्रशासन के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि इन दोनों शासकों की गणना या ये इतिहास में इनको इसलिए पढ़ा जाता है, सवाल इनसे इसलिए अधिक आते हैं कि ये दोनों शासक अपनी विद्वता के लिए माने जाते हैं। याद रखिएगा, कौन से, सातवाहन वंश का राजा हाल और जबकि परमार वंश का राजपूत शासक राजा भोज, ये दोनों शासक अपनी विद्वता के लिए ही भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं। राजा भोज की जो सबसे, इनका जो, अगर हम इनके शासन काल की बात करें तो ये 1000 से लेकर 1055 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। लगभग 55 वर्ष इनकी सत्ता थी। किसकी? राजा भोज की। राजा भोज, मैंने बताया कि ये बड़े विद्वान शासक थे। इन्होंने कई किताबें लिखी, लेकिन उन किताबों में से हम एक किताब का नाम बताते हैं। वो किताब आप याद रखिए, उस पुस्तक का नाम था समरांगण सूत्रधार। समरांगण सूत्रधार। तो इस पुस्तक के लेखक जो थे वो कौन थे? राजा भोज, जो अपने आप में एक विद्वान शासक थे। इसके अलावा राजा भोज के दरबार में ऐसा माना जाता था कि हजारों विद्वान पंडित निवास करते थे। अब एक हम यहाँ पे एक कहावत बताते हैं, ये पूछा भी गया है कि उस शासक का नाम बताइए जिसकी मृत्यु के पश्चात उसके दरबारी कवियों ने कहा था, उसके दरबारी पंडितों ने कहा था कि सरस्वती विधवा हो गई। सरस्वती विधवा होने का आशय यह है कि वह क्या विद्वता को, वह शिक्षा को, साहित्य को, जिनका संबंध हमारे संस्कृति में सरस्वती से माना जाता है, तो उनको इतना उत्थान, उनकी उन्नति के लिए किसने प्रयास किया? राजा भोज। और जो उन्नति के लिए प्रयास करता है, जो शिक्षा साहित्य का संरक्षक है, उसकी मृत्यु होने का मतलब यह है कि जो सरस्वती का संरक्षक था उसी की मृत्यु हो गई। इसलिए राजा भोज की ही मृत्यु के पश्चात उनके दरबारी कवियों ने कहा था सरस्वती विधवा हो गई। अब आप इसी बात से समझ सकते हैं कि राजा भोज कितना विद्वान व्यक्ति रहा होगा। आगे बढ़िएगा। राजा भोज भारतीय इतिहास के एकमात्र ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी राजधानी धारा में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई थी। इसका मतलब ये हो गया कि संस्कृत भाषा को भी उन्नति देने वाले या संस्कृत भाषा के विकास के लिए काम करने वाले शासक कौन थे? राजा भोज थे। इसके अलावा भारतीय इतिहास के एकमात्र शासक राजा भोज ही हैं जिन्होंने अपनी राजधानी में सरस्वती का मंदिर बनवाया था। भारतीय इतिहास में आपको पार्वती के मंदिर बनवाने वाले मिल जाएंगे, शिव के, गणेश के, कार्तिकेय के, विष्णु के, राम के, लक्ष्मण के, सीता के, लेकिन सरस्वती के मंदिर बनाने का एकमात्र उदाहरण वो कौन प्रस्तुत करता है? राजा भोज। और एक बड़ी चीज़ आपको यहाँ बताते हैं, सरस्वती का एक, अगर आप लोग पर्यायवाची थोड़ा बहुत सुनते होंगे, जानते होंगे, तो उनको वाग्देवी भी कहा जाता है।
तो उसमें वाग्देवी या सरस्वती की जो मूर्ति लगी थी, उसी मूर्ति का हूबहू या उसी मूर्ति का प्रतिरूप आज भारत सरकार साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजती है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं को जो भी वाग्देवी की प्रतिमा या सरस्वती की प्रतिमा मिलती है, वह राजा भोज के द्वारा बनवाए गए सरस्वती मंदिर का प्रतिरूप है। हूबहू उसी तरीके की प्रतिमा है जिसमें वाग्देवी या सरस्वती को बीड़ा बजाते हुए कमल पे बैठे हुए दर्शाया गया है। यह प्रतिमा या यह चित्र या यह छाया प्रति कहाँ की है? सरस्वती मंदिर का है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? भोज ने करवाया था। और आज उसी का हूबहू किसको दिया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं को दिया जाता है। चलिए जब करंट की क्लास से है तो वहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बढ़ना है? परमार वंश के विषय में आप सिर्फ इतना जानिए, यही सारी चीज़ें सवाल पूछी जाती हैं। अब हम एक वंश और लेते हैं इस वीडियो में। उसके अलावा चंदेल, चौहान और गढ़वाल, इन तीनों को हम छोड़ेंगे। चंदेलों को क्यों छोड़ेंगे? गढ़वालों और चौहान, इन तीनों को लास्ट में पढ़ाने के पीछे कुछ लॉजिक है। वो लॉजिक पहले समझ लीजिए, तब हम उसके बाद चालुक्य पढ़ाते हैं। और चालुक्य पढ़ाने के पश्चात यह वीडियो हम यहीं से समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, लेकिन हम लोग अपना काम बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से सब कर रहे हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अब किन्हीं को ये लग रहा है कि हमको मिल जाए पढ़ने के लिए, दूसरे को ना मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षा एक ऐसी वस्तु है या ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, बांटने से घटती नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम लोगों का भी हौसला थोड़ा बढ़ेगा, लगेगा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। तो चलिए, मैंने ये कहा कि हम चंदेलों और चौहानों और गढ़वाल, इन तीन को एक साथ पढ़ेंगे। कारण ये है कि जब चौहानों की सत्ता थी या गढ़वालों की सत्ता थी या चंदेलों की सत्ता थी, तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के समकालीन हैं। और समकालीन होने के साथ साथ ये तीनों आपस में एक दूसरे से युद्धरत थे, पहली चीज़ें। तो इसलिए जब आप चौहान को पढ़ेंगे तो वहाँ गढ़वाल की चर्चा आएगी, जब आप गढ़वाल पढ़ेंगे तो वहाँ पे चंदेलों की चर्चा आएगी, जब आप चंदेलों की चर्चा को पढ़ेंगे तो वहाँ पे गढ़वाल भी आएंगे, वहाँ पे चौहान भी आए। एक कारण। दूसरा कारण ये है कि जब भारत में मोहम्मद गोरी का जब आक्रमण होता है, तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चौहानों की भी सत्ता थी, चंदेलों की भी सत्ता थी और गढ़वालों की सत्ता थी। और मोहम्मद गोरी के या उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के यही तीनों शिकार होते हैं। आपको पता है 1191 और 92 में तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध चौहान वंश से, उसके अलावा 1193 में चंदावर का युद्ध गढ़वाल वंश से, इसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल वंश के अंतिम शासक परमारदेव को भी पराजित कर चंदेलों की सत्ता समाप्त करता है। तो इसलिए हमने कहा कि इन तीनों का हम एक अलग वीडियो, एक अलग जगह बनाएंगे, क्योंकि इनको साथ साथ हम मैप भी बनाना पड़ेगा, मैप से समझाना पड़ेगा किस तरीके से किधर से मोहम्मद गोरी आ रहा है, कहाँ पे सत्ता गढ़वालों की है, कहाँ पे चौहानों की है और कहाँ पे चंदेलों की है। तो चलिए, एक और बचा है यहाँ पे चालुक्य। चालुक्य पढ़ने के पश्चात फिर उसको हम एक अलग वीडियो आपके लिए बनाते हैं। हेडिंग लगाइए सब लोग, चालुक्य वंश। ये भी अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों में शामिल थे। इन चालुक्यों को सोलंकी वंश भी कहा जाता है। तो आपसे चाहे सोलंकी वंश पूछे या चालुक्य वंश पूछे तो आप समझ जाइएगा कि उन्हीं की बात हो रही है। एग्जाम में हो सकता है न चालुक्य दे के सोलंकी दे दिया जाए तो आपको लगे कि ये तो पढ़े ही नहीं थे, नहीं, वही चालुक्य हैं। देखिए, इनका चालुक्यों को आपको पता है कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न माने जाते हैं। अग्निकुंड से उत्पन्न माने जाते हैं। पहली चीज है। दूसरी बात यह है, अब हम इनके संस्थापक की बात कर लेते हैं।
संस्थापक, तो इनका संस्थापक जो था वो था मूलराज प्रथम। और आपको एक मजेदार बात बताएं, याद कैसे होगा, इस चालुक्य जो सोलंकी थे, नीलवाड़ा का मतलब गुजरात में जो इन चालुक्यों की सोलंकी वंश की सत्ता थी, इनके शासकों के नाम आप तरीके से याद कर सकते हैं। मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय, भीम प्रथम और भीम द्वितीय, ये 4। इसके अलावा एक शासक और याद रख लीजिएगा, जय सिंह सिद्धराज। तो याद रखिए, मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय, भीम प्रथम और भीम द्वितीय। क्रम क्या है ये भी मैं बता देता हूं। पहले बैठता है मूलराज प्रथम, उसके बाद गद्दी पर बैठता है भीम प्रथम, उसके बाद फिर बैठता है जय सिंह सिद्धराज, उसके बाद गद्दी पर बैठा है मूलराज द्वितीय, उसके बाद फिर बैठता है भीम द्वितीय। तो ये 5 नाम है, पांचों में मूलराज प्रथम द्वितीय, भीम प्रथम द्वितीय और बीच में एक शासक आता है जय सिंह सिद्धराज। तो पांचों के नाम आप बेहतर याद रखिएगा और पांचों के अपने अपने योगदान हैं, अपने अपने इतिहास में उनके कुछ बातें हैं जिनके लिए वो जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि संस्थापक इस वंश का मूलराज था। यहाँ पर अब हम राजधानी भी बता देते हैं। इस वंश की जो राजधानी थी उसका नाम था अन्हिलवाड़ा, और ये अन्हिलवाड़ा स्थित थी गुजरात में। तो इसका मतलब यह है कि आधुनिक गुजरात के क्षेत्र में सत्ता जिसकी थी वो कौन सा वंश था? चालुक्य या सोलंकी वंश था। आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि भारत पर महमूद गजनवी के कई आक्रमण हुए। तो महमूद गजनवी का जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है 1025 में, जो गजनवी का आक्रमण होता है 1025 में, जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है। तो जिस समय 1025 ईस्वी में गजनवी का जो प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर पर, तो जिस समय सोमनाथ के मंदिर पर उसका आक्रमण होता है उस समय यहाँ का जो शासक था वो चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम ही था। ये याद रखिएगा। तो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण के समय वहां पर सत्ता किसकी थी? चालुक्यों या सोलंकी की थी। और शासक कौन था? तो याद रखिएगा, शासक उस समय भीम प्रथम था। अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि गजनवी के सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के पश्चात या उसके वापस चले जाने के पश्चात उसका पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं। आप समझिएगा, जब शासक उस समय भीम प्रथम था तो जब वो आक्रमण करके चला जाएगा तो सोमनाथ के मंदिर का फिर पुनर्निर्माण कौन करवाएगा? अब आएगा पृथ्वीराज चौहान करवाने? नहीं ना। तो जब पृथ्वीराज चौहान नहीं पुनर्निर्माण करवाने आएगा तो फिर जो है वहाँ का शासक वही तो करवाएगा, भीम प्रथम ही तो चलिए, अब इसके अलावा इसी भीम प्रथम का एक मंत्री था जिसका नाम था विमल शाह। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है और ये याद रखेंगे तो क्या आप 2-3 चैप्टर से पूछे गए सवालों को जवाब दे सकते हैं कि चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम का मंत्री विमल शाह था, जिसने राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर, वही माउंट आबू जहां पर ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया था? तपस्या किया था, अग्निकुंड में हवन किया था, जिससे 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई थी। तो इस माउंट आबू पर्वत पर एक मंदिर बनवाया था जिसको कहा जाता है दिलवाड़ा मंदिर, और यह उत्तर भारत में जैनियों का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका निर्माण चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह ने करवाया था राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर। और इस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है दिलवाड़ा मंदिर। याद रख लीजिएगा, हर पॉइंट महत्वपूर्ण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संस्थापक, राजधानी महत्वपूर्ण है, गजनवी का आक्रमण भी 1025 वाला महत्वपूर्ण है, मंदिर का पुनर्निर्माण भी
प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना आवश्यक है कि विमल शाह, इस वंश से जितनी भी लाइन है हर लाइन पे खूब सवाल पूछे गए हैं, ज़बरदस्त सवाल पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों एकदम हूबहू एकदम लाइन टू लाइन याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल अधिक आए हैं। चलिए अब अगले शासक की, 2 शासक की बात मैंने कर लिया, मूलराज प्रथम भी हो गया, भीम प्रथम भी हो गया। अब अगला शासक जो आएगा वो है जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज, और ये जय सिंह सिद्धराज इसलिए प्रसिद्ध है, इसलिए एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे, क्योंकि जो जैन धर्म के प्रसिद्ध संत या प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं हेमचंद्र, तो यह हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे? जय सिंह सिद्धराज के ही दरबार में रहते थे। ठीक, याद कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मूलराज द्वितीय की, और यहाँ पर जो हम बता दे रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब मैं जो अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा भारत में तुर्कों का आक्रमण, और तुर्कों के आक्रमण के समय जब हम आपको ये बताएंगे मोहम्मद गोरी का आक्रमण भारत में किस तरीके से होता है। देखिए, भारत में जो भी तुर्क आए, ज़्यादातर शुरुआती, चाहे वो महमूद गजनवी हो या उसके पहले मोहम्मद बिन कासिम हो और या उसके बाद मोहम्मद गोरी, हर एक तुर्कों का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य प्रारंभिक यही रहा कि यहाँ से खूब अतुल संपदाएं लूटा जाए, खूब धन लूटा जाए। और धन इसलिए क्योंकि यहाँ के मंदिरों में अपार संपत्ति थी, इसलिए मोहम्मद गोरी भी चाहता था कि वो भारत पर आक्रमण करे, लेकिन वह पहले उत्तर भारत पर आक्रमण न करके दक्षिण भारत पर आक्रमण किया करे, क्योंकि उसे पता था कि दक्षिण भारत में मंदिरों की संख्या अधिक है, और मंदिरों की संख्या अधिक होने के कारण ही वहाँ पर उसे अकुत संपत्ति अधिक मिल सकती थी। थोड़ा सा मैप अगर हम इधर बनाएं, अगर ये अनिलवाड़ा है और इधर से महमूद गजनवी मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा है, तो ये गुजरात के रास्ते दक्षिण भारत जाने की सोचता था। लेकिन चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं मूलराज द्वितीय। अगला जो प्रसिद्ध शासक चालुक्यों का हुआ मूलराज द्वितीय। इसी मूलराज द्वितीय के शासनकाल में समय था 1178 ईस्वी। आपको पता है और नहीं पता है तो जानिए, 1175 ईस्वी में जो पहला आक्रमण हुआ था मोहम्मद गोरी का, वह पहला और मुल्तान पर हुआ था, जबकि उसका दूसरा जो आक्रमण होता है 1178 ईस्वी में अन्हिलवाड़ा पर। और अन्हिलवाड़ा उस समय किसकी राजधानी थी? अन्हिलवाड़ा उन दिनों चालुक्य वंशियों की राजधानी अन्हिलवाड़ा थी, और उस समय शासक कौन था? मूलराज द्वितीय था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब महमूद गजनवी का 1178 ईस्वी में दूसरा आक्रमण होता है, तो उस समय शासक कौन है? मूलराज द्वितीय है। अब मूलराज द्वितीय का उन दिनों जो सेनापति था, उसका भाई भीम द्वितीय था, और इसके साथ साथ उसकी माता, किसकी? मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय की माता नायिका देवी भी एक प्रसिद्ध वीरांगना थी। तो माता नायिका देवी और भाई भीम द्वितीय की सहायता से मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में अन्हिलवाड़ा के युद्ध में मुहम्मद गोरी को पराजित किया। मुहम्मद गोरी की यह भारत में पहली पराजय थी। हम आप सोचते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ही थे जिन्होंने पहली बार पराजित किया था 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में। ऐसा नहीं है। 1178 ईस्वी में चालुक्य वंशी शासक मूलराज द्वितीय अपने भाई भीम द्वितीय और माता नायिका देवी की सहायता से 1178 के अन्हिलवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। अब मैं मैप की बात कर रहा था। जो मोहम्मद गोरी उत्तर दक्षिण भारत में आना चाहता था, यह पराजय के पश्चात वापस जाता है। उसके पश्चात फिर वह
पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र से भारत में प्रवेश करने की कोशिश करता है और तब जाकर उसके साम्राज्य की सीमाएं पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की सीमाएं टकराने लगती हैं। फिर जाके तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तो यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली असफलता थी और वह असफल करने वाला शासक मूलराज द्वितीय था। एक शासक और, अब मूलराज द्वितीय की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद गद्दी पर बैठता है भीम द्वितीय। भीम द्वितीय, और भीम द्वितीय चालुक्यों का ये अंतिम शासक था। मूलराज द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई भीम द्वितीय गद्दी पर बैठता है और उन दिनों तक चालुक्यों की सत्ता कमज़ोर हो चुकी थी और इधर मोहम्मद गोरी 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में, 1193 के चंदावर के युद्ध में, इन युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था। भारत में अपनी वह पैठ जमा चुका था, अपने पैर जमा चुका था। उसकी सत्ता मजबूत हो रही थी। इधर चालुक्य और सोलंकियों की सत्ता कमज़ोर हो रही थी। तो जब वह मोहम्मद गोरी अपनी सत्ताएं या अपने साम्राज्य का कार्यभार देखने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर अपने देश चला जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो उन दिनों किसका शासक, जो उन दिनों मोहम्मद गोरी का सेनापति था, उसने फिर भीम द्वितीय को पराजित कर गुजरात के चालुक्य वंशीय और या सोलंकी वंश का क्या कर देता है, अंत कर देता है। यहीं से चालुक्य वंश की सत्ता समाप्त होती है। तो ठीक है दोस्तों, अब यह क्लास यहीं तक। अब इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे जो बचे हुए हैं चौहान, गढ़वाल और कौन से चंदेल वंश। ठीक है, थैंक यू।